बेटा आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है गैमेटोजेनेसिस। टॉपिक का नाम है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। और गैमेटोजेनेसिस दोनों मेल और फीमेल में होता है। तो मेल्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म की फॉर्मेशन कराई जाती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कह देंगे। और फीमेल के अंदर ओवम की फॉर्मेशन कराई जाती है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, oogenesis। तो हमें यहां पे बात करनी है कैसे, पहले बात करेंगे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की, जो कि मेल के अंदर होता है, और दूसरा हम लोग बात करेंगे oogenesis की, जो कि फीमेल के अंदर होगा, जो कि फीमेल के अंदर होगा। तो हम सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस से स्टार्ट कर रहे हैं और जानेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस से मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, और यहां पे हम लोग ये देखेंगे कि डिटेल क्या क्या है इसके अंदर जो हमें पढ़ने हैं। तो इसके अंदर देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इसके अंदर मेनली दो चीजें पढ़नी है। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है हार्मोनल कंट्रोल। स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हार्मोनल कंट्रोल में ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, ये मेल्स के अंदर कब शुरू होता है, कब शुरू होगा? आफ्टर प्यूबर्टी या एट प्यूबर्टी? एट सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो बेटा जैसे ही मेल सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करता है, मतलब जैसे ही कोई भी मेल के अंदर प्यूबर्टी आई, उस प्यूबर्टी के दौरान उसके अंदर जो हाइपोथैलेमस नाम की ग्लैंड है, वो हाइपोथैलेमस रिलीज करती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को। क्या रिलीज करती है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैं फुल फॉर्म भी लिख दे रहा हूं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन। अब देखिए, ये एक रिलीजिंग हार्मोन है, तो ये जाके इंटर्न पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाएगा? गोनेडोट्रोपिन को। मतलब देखिए, ये वो रिलीजिंग हार्मोन है जो गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवा देता है। तो गोनेडोट्रोपिन कौन रिलीज करेगा? गोनेडोट्रोपिन रिलीज करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी इंटर्न दो गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करती है, जिसमें सबसे पहला होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और दूसरा होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, पहला है एलएच। एलएच की फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बेटा। और एफएसएच की मतलब क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ध्यान से समझिएगा, जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जाके एक्ट करता है लेडिक सेल के ऊपर। इट दिस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द लेडिक सेल। और इसी इसी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्यों? क्योंकि लेडिक सेल का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक भी होता है। तो देखिए, एक ही हार्मोन है, किताबों में आपको दो नाम मिल सकते हैं। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन तो है ही है, मेल्स के अंदर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को ही हम लोग क्या कह देते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जाके एक्ट करता है किसके ऊपर? इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स के ऊपर, और वहां से रिलीज करवा देता है एक और हार्मोन को, जिन्हें हम लोग एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। जिन्हें हम लोग एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन कह देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा एक बात। देखिए, जो टेस्टोस्टेरॉन बना, ये ज्यादा कंसंट्रेशन में ना बने, इस चीज के लिए क्या किया जाता है? ये टेस्टोस्टेरॉन खुद ही सबसे पहले क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक देता है बेटा। नेगेटिव फीडबैक देता है किसको? एलएच को। और इंटर्न ये जीएनआरएच के लेवल पे भी नेगेटिव फीडबैक देगा। मतलब कहने का ये है कि कोई भी हार्मोन बने, लेकिन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में बने। ऐसा ना हो कि टेस्टोस्टेरोन जितना चाहिए उससे ज्यादा बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो हार्मोन ही खुद क्या करेगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग
सॉरी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक दे देगा। और इंटर्न जो दूसरा वाला हार्मोन था जिसे मैंने फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा था, ये जाके क्या एक्ट करने वाला है, तो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा जाके बेटा सर्टोली सेल्स पे। किसके ऊपर, सर्टोली सेल्स के ऊपर। और सर्टोली सेल के ऊपर बाइंड करके ये 3 काम करवाएगा। सबसे पहला काम, ये कुछ सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर्स को रिलीज करवाएगा, कुछ फैक्टर्स को रिलीज करवाएगा जो हेल्प करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस में। तो दिस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सर्टोली सेल टू रिलीज some factors which help in, जो मदद करेंगे किसके अंदर, स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर। तो स्पर्मियोजेनेसिस जानते हैं ना आप लोग कौन सा प्रोसेस होता है। इन मैकेनिज्म के बारे में ध्यान से सुनिएगा बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर 4 मेन स्टेप होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर 4 मेन स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इसके अंदर जिसे हम लोग कहते हैं बेटा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या होता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब देखना स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर इसी जैसे 2 नाम और जुड़ गए हैं, एक स्पर्मियोजेनेसिस, दूसरा है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। आप अगर इसे याद भी ना रखना चाहें तो आप इसकी जगह सिंपली एक टर्म याद रख लें, क्या, माइटोटिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप माइटोटिक डिफरेंशिएशन याद कर लें, मतलब यहां पे माइटोसिस होगा और माइटोसिस होके क्या होने वाला होगा अभी आपको पता चल जाएगा। दूसरा काम यहाँ पे बेटा कोई बात नहीं करेगा, दूसरा प्रोसेस यहाँ पे होगा मियोसिस 1। दूसरा इवेंट यहाँ पे होता है मियोसिस 1 और तीसरा इवेंट होता है यहाँ पे जिसे मैं कह रहा हूं मियोसिस 2। मियोसिस 2 और चौथा इवेंट होता है यहाँ पे बेटा जिसे मैं कह रहा हूं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ये 4 मेन इवेंट हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को करवाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को इन 4 इवेंट में बांटा गया है। ठीक है, और बेटा इसके अंदर ध्यान से सुनना, इसे कह देते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज। इसी को कहते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज। और मल्टीप्लिकेशन फेज होने के बाद में यहां पे ये जो फेज होता है इसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ एंड मैच्योरेशन फेज। ग्रोथ एंड मैच्योरेशन फेज, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन फेज। बेटा मैं इसे एक साथ बना रहा हूं, सभी लोग समझेंगे, एक साथ लिख लेंगे। सभी इधर देखेंगे, इसे मैं लिखने का मौका दे दूंगा, छोड़ दो जहां पे पेन है वहीं पे छोड़ दो। इधर देखो बेटे, यहां पे मैं लिख रहा हूं सबसे पहले सेल, दूसरी चीज मैं लिख रहा हूं यहां पे उसकी प्लॉइडी, तीसरी चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं उसके क्रोमोसोम नंबर, और इस तरफ लिख दे रहा हूं यहां पे कौन सा इवेंट होगा। बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में एक सेल थी जिसे मेल जर्म सेल कह रहा था, क्या नाम था उस मेल जर्म सेल का, क्या था, स्पर्मेटोगोनिया। तो सबसे पहले क्या होगा, ये रही स्पर्मेटोगोनिया, ये जो सेल है ये स्पर्मेटोगोनिया है जी, ये स्पर्मेटोगोनिया है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये माइटोसिस करती है और माइटोसिस करके अपनी जैसी और बहुत सारी स्पर्मेटोगोनियास को बना लेती है, अपने जैसी और भी बहुत सारी स्पर्मेटोगोनियास को बना लेती है। अब चूंकि देखिए इसने माइटोसिस किया है तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा या हाफ हो जाएगा, सेम रहेगा, क्यों, इक्वेशनल डिवीजन है। तो अगर ये स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी डिप्लॉइड है और इसके अंदर क्रोमोसोम 46 हैं, तो यहां पे जब इसने माइटोटिक डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, जब यहां पे इसने माइटोसिस किया तो माइटोसिस करने के बाद में जो स्ट्रक्चर ये बन के आए इन्हें मैं कह रहा हूं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम दे रहा हूं मैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किससे बनी है, इक्वेशनल डिवीजन से बनी है। तो इक्वेशनल डिवीजन के बाद में इनकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, ये भी डिप्लॉइड हो जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने होंगे, 46 होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, पक्का। तो अब ये जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस था वो यहीं तक था, ठीक है। हालांकि अगर आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ोगे तो वहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बारे में भी 2 टाइप की प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बताई हुई है।
दो टाइप की बताई गई हैं, एक को बोला गया है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टाइप ए, एक होती है टाइप बी। तो वो सब आपको याद नहीं रखना, आप सिंपली याद रखना कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कुछ तो डिवाइड करके और अपने जैसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को बनाती है, कुछ क्या करती हैं, मियोटिक डिवीजन करती हैं। कुछ क्या करेंगी, मियोटिक, क्योंकि हमने दूसरा इवेंट क्या पढ़ा था, मियोटिक डिवीजन था और मियोसिस फर्स्ट हुआ था पहले। तो यहां पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, मैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को ले रहा हूं, जो इसके अंदर इवेंट होंगे वही सारे इवेंट चारों सेल में होंगे। क्लियर है मेरी बात? तो एक के अंदर इवेंट पड़ रहे हैं, जो इसमें होगा वो इवेंट सारी तीनों में होगा। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो यहां पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी, इसने मियोसिस 1 कर लिया, ठीक है, इसने मियोसिस 1 कर लिया, ठीक है जी। यहां पे इसने मियोसिस 1 किया, मियोसिस 1 किया, और मियोसिस 1 करने के बाद में दो इक्वल सेल बन के आई यहां पे, जिन्हें मैं कह रहा हूं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम दे रहा हूं जिन्हें मैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये किससे बनी है, रिडक्शनल डिवीजन से। तो इनकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, एन, और इनके अंदर क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 23। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थी, ये तीसरा इवेंट करेंगी। ये क्या करेंगी, ये करेंगी मियोसिस सेकेंड। ये क्या करेंगी अब, मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड करने के बाद में ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये दो में बट जाएगी और ये दो और सेल्स को बना लेगी। और ये जो बन के आए, इन्हें मैं कह रहा हूं स्पर्मेटिड। क्या कह रहा हूं इन्हें मैं, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड की प्लॉइडी, चूंकि ये देखो ये इक्वेशनल डिवीजन है, तो इसकी प्लॉइडी n और 23, n और 23 हो जाएगा। अब ये जो स्पर्मेटिड बने थे, ये स्पर्मेटिड क्या करेंगे, लास्ट इवेंट करेंगे, जिसे हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो यहां पे लास्ट इवेंट हुआ, जिसे मैं कह रहा हूं स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या किया जाएगा, इन स्पर्मेटिड से फुली फंक्शनल स्पर्म की फॉर्मेशन करवा देंगे। ठीक है, क्या करवा देंगे, इन स्पर्मेटिड से फुली फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन करवा देंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई, आ गई? अब ये स्पर्मियोजेनेसिस करना क्यों जरूरी है वो भी समझ लीजिए। स्पर्मियोजेनेसिस करना क्यों जरूरी है, लवन्या रहपट उड़ते हुए आ जाएगा, मानेगी नहीं ना तो बैठ के करेगी क्या, जब बच्चे लिख रहे होंगे उस टाइम पे बैठ के बातें फोड़ेगी। अब स्पर्मियोजेनेसिस करना क्यों जरूरी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप। बेटा शुरुआत में जो ये स्पर्मेटिड है, इस स्पर्मेटिड को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ में। और जिस प्रोसेस से इसे कन्वर्ट किया जा रहा है उस प्रोसेस को क्या कह रहा हूं मैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्यों किया जाना जरूरी है, तो बेटा स्पर्मेटिड जो होते हैं ये हैवी स्ट्रक्चर है, काफी ज्यादा हैवी, इनको लाइट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, पहला काम। दूसरा, ये इमोटाइल स्ट्रक्चर है, इनके अंदर मोटिलिटी नहीं होती, इन्हें क्या बनाना है, मोटाइल बनाना है। क्लियर है? इनके अंदर गोल्जाई होती है, उस गोल्जाई को एक्रोजोम में कन्वर्ट करना है। उस गोल्जाई को किस में कन्वर्ट करना है, एक्रोजोम में। देखो हैवी को लाइट बनाना है, इमोटाइल को मोटाइल बनाना है, गोल्जाई को एक्रोजोम में कन्वर्ट करना है। उसके अलावा इसके अंदर स्कैटर्ड होती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी स्पर्म की सेल में, स्पर्मेटिड की सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, स्कैटर्ड होती है पूरी सेल में। उन सारी माइटोकॉन्ड्रिया को इकट्ठा करना है और उस स्पर्म के मिडिल पीस के अंदर उन्हें स्पाइरली कॉइल्ड करके अरेंज करना है। ठीक है, उनको क्या करना है, स्पाइरली अरेंज करना है। फिर और क्या करना है बेटा, इसके अंदर प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल पड़े होते हैं, ऐसे ही प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल स्पर्मेटिड में ऐसे ही पड़े होते हैं। उन सेंट्रियोल को भी, ये देखिए स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे मौजूद होंगी, कहां पे मैंने बताया था, मिडिल पीस के अंदर रखना है इसे। और जो प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल है इन्हें अरेंज कर देना है किसके अंदर, नेक वाले पार्ट में। किसमें, नेक वाले पार्ट में। तो ये सारे जो काम किए जा रहे हैं ना, इसी प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कह रहे हैं। है जी बेटा?
अभी एक सेकंड दे दो, स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं, एक्रोसोम भी बता दूंगा, ढंग से बता दूंगा, ठीक है। यहां तक सभी को पता चल गया? शुरुआत से देख लेते हैं एक बार। देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 इवेंट हुए। चारों इवेंट में सबसे पहला इवेंट कौन सा था? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस या माइटोटिक डिफरेंशिएशन, उसे मल्टीप्लिकेशन फेज भी कह दिया था। दूसरा मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड और स्पर्मियोजेनेसिस, इसे ग्रोथ और मैचुरेशन फेज कहा था। यहाँ पे सेल सबसे पहले कौन थी? स्पर्मेटोगोनिया। उस स्पर्मेटोगोनिया ने क्या किया? माइटोसिस या माइटोटिक डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लिए। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बने, ये इक्वेशनल डिवीजन से बने, तो उनकी प्लॉइडी और क्रोमोसोम नंबर सेम रहने वाले हैं, कोई भी चेंज नहीं होने वाला। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या किया? मियोसिस सेकंड किया, ओ सॉरी मियोसिस फर्स्ट किया। मियोसिस फर्स्ट करने के बाद में क्या बन गए? हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने, क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन से बने थे, तो प्लॉइडी भी रिड्यूस हो गई, क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो गए। उसके बाद में क्या हुआ? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस सेकंड किया, इसने बना दिए क्या? स्पर्मेटिड। इन स्पर्मेटिड की प्लॉइडी, क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन से बने हैं, तो सेम ही रहने वाली है, अब तो कोई चेंज होना नहीं है। और इन स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेनेसिस होके स्पर्मेटोजोआ बने। देखिए यहाँ पे इनके अंदर मैंने कोई टेल नहीं लगाई है, इनके अंदर टेल लगाई है। अगर टेल लगाई है इसका मतलब क्या है? ये मोटाइल है, इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला कौन बनाएगा अभी बता दूंगा आपको। स्पर्म के अंदर जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया कि फाइनल इवेंट था स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या किया गया? जो स्पर्मेटिड थे वो काफी हैवी थे, उन हैवी स्ट्रक्चर को लाइट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। इमोटाइल स्ट्रक्चर है, उन्हें मोटाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। गोल्जाई इनके अंदर ऐसे ही होती है, उसको एक्रोसोम में कन्वर्ट कर देना है। स्कैटर्ड माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर प्रेजेंट है, उन्हें स्पाइरली अरेंज कर दिया जाएगा। कहां पे? मिडिल पीस में। और उसके बाद में प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल भी ऐसे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें भी नेक वाले पार्ट में क्या कर देना है? अरेंज कर देना है। यही काम होता है स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर। अब आती है बात किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। उससे पहले आप इस रायते को समेटो, क्योंकि फिर और बहुत सारा कुछ हो जाएगा। इधर देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। बेटा इस स्पर्म के 3 पार्ट हैं, एक है हेड पार्ट, दूसरा है मिडिल पीस, और तीसरा है टेल। बहुत बढ़िया, शाबाश। किसने बोला ये? बहुत बढ़िया बेटा, आपके लिए इसके राष्ट्रपति पुरस्कार दिलवाए, आपने स्पर्म के अंदर टेल बताया। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ध्यान से सुनिएगा। हेड वाले पार्ट में मॉडिफाइड जो गोल्जाई है वो एक्रोसोम की फॉर्मेशन करा देता है, और पूरे के पूरे स्पर्म के स्ट्रक्चर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा कवर करके रखती है। और इसी के हेड के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने के लिए मिलता है। तो इसके अंदर आपको एक तो न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा, उसके अंदर हैप्लॉइड कंटेंट में जेनेटिक मटेरियल होगा। और इसके हेड वाले पार्ट में सबसे आगे की तरफ ये जो ग्रीन कलर का बनाया है, ये एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम है, ठीक है। और उसके अलावा जब आते हैं हम लोग नीचे की तरफ, तो बीच वाले हिस्से को हम लोग मिडिल पीस कह देते हैं, और उससे पहले जो ये वाला रीजन पड़ता है इसे नेक कहते हैं। तो नेक में क्या होता है? प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? इस तरीके से यहाँ पे बैठे होते हैं। अब इनका फंक्शन भी बताऊंगा, ये जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल है क्या करने वाले हैं। उसके नीचे की तरफ जब मिडिल पीस में आएंगे तो 25 से 30, 25 to 30 ऐसे करके माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली कॉइल्ड हो जाती है, ऐसे, इसे कहते हैं स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ये मिडिल पीस में हुई है। और नीचे की तरफ जब आएंगे हम लोग, जब नीचे की तरफ हम लोग आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, जब नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पे इसकी टेल वाले पार्ट में सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट नाम की चीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट होता है, और इस फिलामेंट को कौन बनाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ध्यान से देखिए इधर, अरे बनाओ मत यार, देख लो ना, इधर देख लो, समझ लो पहले, लिखने का टाइम दे ही दूंगा मैं, आराम से दूंगा। यहां पे ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये हेड है, ये छोटा सा पार्ट नेक वाला है, ये पूरा का पूरा पार्ट मिडिल पीस है, ये पूरा का पूरा पार्ट मिडिल पीस है, और यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा पार्ट टेल वाला है।
अब ध्यान से समझना, इस हेड वाले पार्ट में सबसे ऊपर की तरफ ये जो पार्ट था इसे हम एक्रोजोम कहते हैं। इस एक्रोजोम की फॉर्मेशन होती है किससे? गोल्जाई एपरेटस से। तो जो मॉडिफाइड गोल्जाई एपरेटस है वो एक्रोजोम बनाता है और उसके अंदर हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं और उन एंजाइम्स को हम लोग कहते हैं स्पर्म लाइसिन्स। उन एंजाइम्स को क्या कहेंगे? स्पर्म लाइसिन। अब ये जो स्पर्म लाइसिन है ये 3 एंजाइम है जो इसके अंदर होंगे, नाम सुन लेना, और जब फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा तो भी ये नाम दोबारा आएंगे। स्पर्म लाइसिन में सबसे पहला एंजाइम इनके पास में होता है जिसे कहते हैं हायाल्यूरोनाइडेज। स्पर्श पढ़ के दिखाना एक बार, पढ़ के दिखा दे एक बार, पढ़ के दिखा। हायाल्यूरोनाइडेज पढ़िए एक बार बोलो, हायाल्यूरोनाइडेज। मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूं, आप हाई पढ़ लो, ठीक है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम दूसरा एंजाइम है। पेनिट्रेटिंग एंजाइम, बातें नहीं, ज्यादा मजाक में आ गए। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तीसरा एंजाइम होता है जिसे कहते हैं एक्रोसिन, या इन्हीं का नाम होता है जोनालाइसिन। आ जाऊं मैं भाई? क्या क्या बोलना, क्या बोलना? हाँ रिपीट करो। अब यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखना, यहां पे क्या होगा, इन तीनों एंजाइम का फंक्शन समझ लेना है बेटा। जब आपको ओवम का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको 3 चीजें पढ़ाई जाएंगी। किसी भी एग में इन एंजाइम का फंक्शन समझा रहा हूं, उसे समझिए। यहां पे क्या क्या होता है देखिए, देखिए किसी भी ओवम या oocyte में 3 लेयर होती है, 3 लेयर होती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बेटा हम लोग कहते हैं ग्रेनुलोसा लेयर। क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसा लेयर। और इसी ग्रेनुलोसा लेयर में इनको सीमेंट करने के लिए यहां पे एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, उसे हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। उसके जस्ट नीचे जो ग्रीन कलर वाली लेयर आई है इसको हम लोग कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इसको क्या नाम देंगे? कोरोना रेडिएटा। और सबसे अंदर वाली जो लेयर थी ये दिस वन, ये पूरी, इसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जोना पेलुसिडा। और उसके बाद में यहां पे अंदर है इस ओवम का हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो फर्टिलाइजेशन जब होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इस स्पर्म के अंदर ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट था और यहां पे जो ओवम का न्यूक्लियस था, ये दोनों फ्यूज करेंगे तभी तो जाइगोट बनेगा। यही होगा, मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो अब एक बात बताइए, स्पर्म को पेनिट्रेट करना है, यहां तक पहुंचना है, तो पेनिट्रेट करने के लिए इस लेयर को डाइजेस्ट करना है, फिर इस लेयर को डाइजेस्ट करना है, फिर इस लेयर को डाइजेस्ट करना है, तब जाके स्पर्म यहां तक पहुंच पाएगा। तो इसीलिए स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट है उसमें ये तीनों एंजाइम मौजूद हैं कि जो जो हाइलुरोनाइडेज एंजाइम था वो इस हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। जो हाइलुरोनाइडेज एंजाइम था वो इसे डाइजेस्ट करेगा, जो सीमेंटिंग मटेरियल था इस ग्रेनुलोसा को कवर करने के लिए। और ये जो कोरोना रेडिएटा है इसे करेगा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। और बेटा लास्ट वाला जो एक्रोजिन या जोनालाइसिन है वो किसके ऊपर एक्ट करेगा? जोना पेलुसिडा के ऊपर। और इस तरीके से स्पर्म यहां तक पहुंच पाएगा और तब जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। इसीलिए वो तीनों एंजाइम अपने पास में ये स्पर्म एक्रोजोम में लेके चलता है। क्लियर हो रही है मेरी बात सभी को कि क्यों थे ये तीनों एंजाइम?
अब इसको चारों तरफ से कवर करने के लिए, पूरा चारों तरफ से कवर करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। उसके बाद में यहां पे प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल होंगे। अब ये जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल है, ये क्या करेंगे, ध्यान से देखना इधर सभी लोग। यहां पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम होता है बेटा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम होता है कि जब आगे चल के फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब एक सेल का जाइगोट बनेगा, वो एक सेल का जाइगोट आगे चल के डिवाइड करेगा, तभी तो जाके कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो पाएगी। तो उसे क्या करना पड़ेगा, सेल डिवीजन करने पड़ेंगे। तो क्या सेल डिवीजन बिना स्पिंडल फाइबर के हो सकते हैं? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होना जरूरी है सेल साइकिल करने के लिए, सेल डिवीजन करने के लिए। तो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कौन करवाता है? यही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कराते हैं। तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या है? अभी नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। क्या करवाने का? ये हेल्प करेगा क्लीवेजेस, क्लीवेजेस का मतलब होता है डिवीजन, हेल्प इन क्लीवेज बाय स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन को करवा के। और डिस्टल सेंट्रियोल क्या करेगा, दूसरा वाला? तो ये डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है बेटा, ये जो इस टेल के अंदर सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट है, ये सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट भी उसी मटेरियल से बना होता है जिससे स्पिंडल फाइबर बनते हैं, और वो डिस्टल सेंट्रियोल बनाने का काम करता है। जो टेल के अंदर सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट है, इस सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट को यही बनाएगा कौन? डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये करवाएगा किसका? फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट इन टेल, इन टेल, जो स्पर्म को मोटाइल बनाने में मदद करता है। उसके बाद में मिडिल पीस में आ जाती हैं क्या? बहुत सारी स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया हैं, इनका नंबर भी है, इनका नंबर है 25 से 30 इन नंबर होती हैं। और ये क्या करेंगे? तो बेटा ये एनर्जी, फ्रक्टोज था, याद है सेमाइनल वेसिकल में फ्रक्टोज रिलीज हो रहा था, तो फ्रक्टोज तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, उससे एनर्जी तो कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये पावर हाउस है स्पर्म की, जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से वो एनर्जी टेल यूज करके मोटिलिटी कर पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए है, ठीक है, ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइडर है। तो ये रही बात स्पर्म की, और स्पर्म का स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी से बना लीजिए।